बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के कितने टाइप्स हैं, ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी डेली लाइफ में इसकी कौन सी इम्पोर्टेंस है और हमें इससे क्या फ़ायदा मिलता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उसकी इम्पोर्टेंस को भी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस बायोडाइवर्सिटी की टाइप्स कौन सी हैं। और लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनकी टाइप्स कितने हैं। देयर आर 3, यानी इसके कितने टाइप्स हुए, 3, यानी कि इस बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप हैं। ये एक एमसीक्यूज पॉइंट है, एमसीक्यूज पॉइंट। अगर एमसीक्यूज चॉइस में आपसे कोई क्वेश्चन करे कि बायोडाइवर्सिटी के कितने टाइप्स हैं, 3, 4, 2, 1 और नन ऑफ दिस, ठीक है, तो कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। अब 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, इनके नाम क्या क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एक टाइप है उसका नाम है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। आपको पता है बायोडाइवर्सिटी का हमने जिक्र किया था। बायोडाइवर्सिटी हम उसे कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी ऑफ लाइफ, वैरायटी ऑफ क्रिएचर प्रेजेंट ऑन अर्थ। ज़मीन के किसी भी कोने पर, किसी भी एरिया पर अगर मुख्तलिफ किस्म के लिविंग जानदार रहते हैं तो हमने उनको नाम दिया बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। अब यहाँ पर बता रहा है कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। जेनेटिक का मतलब होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है, वेरिएशन इन द जीन्स। किसके अंदर वेरिएशन हो, जीन्स के अंदर वेरिएशन हो। अब सर ये जीन्स होते क्या हैं, तो जीन का थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ। डीएनए की स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, डबल हेलिक्स। अच्छा, डीएनए डबल हेलिक्स होता है तो इसके अंदर होते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस। इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस, नाइट्रोजीनस बेस मौजूद होते हैं। अच्छा, इन नाइट्रोजीनियस बेस को हम नाम देते हैं एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। कि जीन हर लिविंग जानदार के अंदर सिमिलर कैरेक्टर कभी कभार ट्रांसफ़र होते हैं, कभी कभार डिफरेंट ट्रांसफ़र होते हैं। कभी आप देखते हैं कि एक लिविंग ऑफस्प्रिंग होता है, जो औलाद होता है, वो अपने बिल्कुल पेरेंट जैसा दिखाई देता है, तो उसके लिए सिमिलर कैरेक्टर हो गए। अब कुछ ऐसे भी लिविंग जानदार होते हैं जिनका सेम कैरेक्टर ट्रांसफ़र, कभी कभार ये जीन्स मिसमैच हो जाते हैं, कभी कभार ये जीन मैच हो जाते हैं। जब कभी मैच होते हैं तो मैचिंग जब जीन्स की होती है तो उसमें क्या होता है कि जो पेरेंटल जो कैरेक्टर होते हैं वो ऑफस्प्रिंग जैसे होते हैं, ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर पेरेंट जैसे होते हैं, ठीक है। कभी कभार ये होता है कि जब जीन के कैरेक्टर नहीं सही से मैच होते हैं तो उनके कैरेक्टर भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ, तो मेरी जो स्ट्रक्चर है, ये मेरी पोस्चर पोजीशन है, मेरा जो स्ट्रक्चर है इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, मेरा जो बिहेवियर है, वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, जीन पे डिपेंड करती है। मैंने पहले ही आपको किसी लेक्चर में ये पहले बताया था कि जीन क्या होता है, हेरिडिटी यूनिट होता है, जब हमने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि वेरिएशन हो जीन के अंदर, जब वेरिएशन आती है तो उस डाइवर्सिटी को हमने नाम दिया बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जीन के अंदर वेरिएशन, स्पेशीज बायोडाइवर्सिटी। अब आपको पता है कि जब स्पेशीज हम उसे कहते हैं ऐसा लिविंग जानदार जो क्या करे, इंटरब्रीड करे, ठीक है। जब कभी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करेगा तो उसके नतीजे में एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होगा। देखिए, मैं ह्यूमन बींग्स का आपको एग्जांपल दे दूं। अब हम इंसान है ना, तो हम इंसान क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जब मेल और फीमेल ह्यूमन बींग्स आपस में इंटरब्रीड करते हैं, उनका जब ये ब्रीडिंग सीजन आता है, जब वो ब्रीडिंग करते हैं, या कभी कभार मैं एनिमल्स की एग्जांपल ले लूँ तो लाइन्स की ले लूँ, तो लाइन्स और जो उसकी जो फीमेल जो होती है, जब वो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं तो उनके अंदर एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होता है जिसको हम उनका औलाद बोलते हैं। तो वो उसके साथ सिमिलर कैरेक्टर शो करता है। तब ये देखिए, ये स्पेशीज़ है।
स्पेशीज का मतलब क्या होगा, क्या है इसको देखते हैं। स्पेशीज बायोडाइवर्सिटी उसे कहते हैं कि वैरायटी ऑफ स्पेशीज विथ इन रीजन, किसी भी एक रीजन के अंदर वो सारे स्पेशीज मौजूद हों तो उस स्टडी को हम कहते हैं स्पेशी बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए फॉर सपोज डिजर्ट, फॉर सपोज रेन फॉरेस्ट, अब ये डिजर्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, अब इस पे जो है ना स्पेशीज रहती हैं। अच्छा, ये स्पेशीज डिफरेंट भी रह सकती हैं, सिमिलर भी हो सकती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, हम इंसान यहाँ पर रहते हैं अर्थ पर, ये राना टिग्रीना, ये जो फ्रॉग है उसकी जो कम्युनिटी है उसकी जो पॉपुलेशन है वो भी वहाँ पर रहती है। लॉयंस हैं वो भी हमारे ज़मीन पर मौजूद होते हैं फॉरेस्ट के अंदर। तो ये देखिए सारी स्पेशीज़ किसी इलाके में किसी जगह पे रहते हैं तो उनकी स्पेशीज़ की डाइवर्सिटी को हम बोलते हैं स्पेशीज़ बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। अब ये भी टर्म आपका पढ़ा हुआ है। इकोसिस्टम का मतलब होता है ऐसा एरिया, ऐसा ज़मीन का हिस्सा जहाँ पर लिविंग जानदार प्लांट एनिमल्स मौजूद हों, तो उसे कहते हैं इकोसिस्टम। अब देखें जिसकी डेफिनेशन भी मैंने शायद आपको लिखवा यहाँ पर बोर्ड पे लिखवाई थी, वो थी ये कि पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ इज एग्जिस्ट, ऐसा ज़मीन का हिस्सा जहाँ पर जो लिविंग जानदार होते हैं मौजूद होते हैं, उसको हम नाम दिया है इकोसिस्टम का। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इन द प्लांट्स एंड एनिमल, जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स उनके अंदर जो डिफरेंस आता है, उनके अंदर वेरिएशन आता है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर एरिया पे रहते हों और उसके साथ एक चीज़ उनके साथ मौजूद हो, वो चीज़ होती है फूड चेन। यानी फॉर सपोज अगर ये एक प्लांट है, फॉर सपोज, अब इस प्लांट पे कौन डिपेंड करता है, इस प्लांट पर डिपेंड करता है एनिमल। आपको पता है प्लांट को एनिमल खाएगा, इस एनिमल को यानी कि फॉर सपोज मैं प्लांट का एग्जाम्पल लूँ, प्लांट को एनिमल खाया, कौन सा एनिमल था प्लांट को जिसने खाया था, फॉर सपोज रैबिट ने खाया। अब रैबिट एक एनिमल है, इस रैबिट को फिर किसी बड़े एनिमल ने खाया, ठीक है, यानी जो लार्ज एनिमल था उसने खाया। अब इसके अंदर फिर इस लार्ज एनिमल को किसी और एनिमल ने उसने दबा दिया, उसे खा दिया, फिर उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उसको फिर फंजाई ने खाया, उसको डिकम्पोज किया। ऐसे फिर ये जो इसकी लाइफ साइकिल है वो चलती रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्लांट्स को एनिमल ने खाया, रैबिट को किसी और जानदार ने खाया और उसके बाद ये मर गया। मरने के बाद इसकी डेथ हुई तो उसको फंजाई ने डिकम्पोज किया। ऐसे इसकी ये फूड चेन होती है, इसको हमने नाम दिया था फूड चेन। तो ये प्लांट एनिमल एक दूसरे के साथ इस तरीके से वेरिएट करते हैं, इस तरीके से रिलेट करते हैं, इस तरीके से वो एक साथ डिपेंड करते हैं। तो ऐसी बायोडाइवर्सिटी को हम नाम देते हैं इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। और लिखा है डिजर्ट, ये एमसीक्यू में आ सकता है, उसके एग्जांपल पूछ सकते हैं। तो ये हमने 3 जो है ना वो इसके टाइप्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं इसके इम्पोर्टेंस के ऊपर। डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा टूल है जिस टूल का हमें इंसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे कि पहला जो हमें इंसानों का फ़ायदा होता है वो होता है फूड फॉर ह्यूमंस। हमें खाना जो मिलता है वो इस बायोडाइवर्सिटी से मिलता है। जैसे कि फॉर सपोज हम सब्जियां खाते हैं, बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं। हम एनिमल के जो फॉर सपोज ये जो हम मुर्गी वगैरह उनको जो इस्तेमाल करते हैं ये एनिमल है। अब ये हमारा फ़ायदा हो गया। हम जो बकरे का गोश्त इस्तेमाल करते हैं ये हमें फ़ायदा हो गया। यानी कि ये खाने की चीज़ें हमें मिलती हैं, हम उनसे फ़ायदा लेते हैं। तो ये कहाँ से मिलती हैं? ये हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती है। हम प्लांट की सब्जियों को यूज़ करते हैं, हम प्लांट्स को मेडिसिन्स के तौर पर यूज़ करते हैं, तो ये हमें इंसानों का फ़ायदा हो गया है। बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। ये पॉइंट होपफुली आपको क्लियर हो गई। ड्रग्स, अब देखें ड्रग्स में क्या होता है। आपने एक ड्रग सुना होगा जिसका नाम है पेन किलर। अब पेन किलर एक ड्रग्स है। इस ड्रग्स में या इस मेडिसिन की भी बात नहीं, ये जो स्पोर्ट्समैन जब खेलते हैं तो उनको इंजरी होती है तब ये पेन किलर यूज़ करते हैं तो उनको उनसे फ़ायदा होता है। यानी कि ये पेन किलर, क्वानीन, मॉर्फिन, ये जितने मेडिसिन होती हैं ये सारी मेडिसिन हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं। बनता है वो तकरीबन
80% जो मेडिसिन बनती हैं वो बायोडाइवर्सिटी से बनती हैं। 80% जो बायोडाइवर्सिटी से मेडिसिन बनती हैं आउट ऑफ 100%। इंडस्ट्रियल मटेरियल भी हमें बहुत बड़ा फ़ायदा देता है, जैसे कि ये मार्कर आप देख रहे हैं, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, रबड़ से। इसके अंदर कलर है जिसे हम इंक कहते हैं, जो मैं यहाँ पर वाइट बोर्ड पर यूज़ कर रहा हूँ। ये कहाँ से मिलती है? हमें प्लांट से मिलती है। ठीक है, हम इंसानों को जो फ़ायदा बड़ा होता है वो ये कि हम ये जो कपड़े हम जो पहन के बैठे हुए हैं, ये जो हम लेदर के शूज़ पहनते हैं, चमड़े के शूज़ पहनते हैं, हमारे जो जैकेट्स बनते हैं, ये कहाँ से बनते हैं? ये प्लांट्स और एनिमल से तो बनते हैं। ये गम्स, ये प्लास्टिक की चीज़ें जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ये हम जो खिड़कियाँ दरवाजे जो बनाते हैं, ये कहाँ से बनते हैं? ये सारे इंडस्ट्रियल जो मटेरियल हैं, ये सारे प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। सिस्टम, इकोसिस्टम को कैसे मेंटेन किया जाए? जैसे कि आप ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट, जैसे कि जो गैसेस होती हैं वो टॉक्सिक गैसेस होती हैं, जैसे कि मोटर बाइक्स होती हैं। ये मोटर बाइक्स यहाँ जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर पेट्रोल फ्यूल जब वो भरवाते हैं तो बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनका इंजन ख़त्म होता है और वहाँ से वो धुआं निकालती हैं। जब उनके धुएँ निकलते हैं तो उसमें क्या होता है? हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होता है, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, हमारे इकोसिस्टम में जितनी स्पेशीज़ रहती हैं उनका सर्वाइवल मुश्किल में बन जाता है, हमारा खुद का सर्वाइवल मुश्किल में बन जाता है। उसको मेंटेन जो करवाती है वो बायोडाइवर्सिटी करवाती है। अगर ये प्लांट्स ना हो, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी कभी मेंटेन नहीं रहेगी, हमारा इकोसिस्टम मेंटेन नहीं रहेगा। तो हमारे इकोसिस्टम का जो बेहतरीन टूल है वो है बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंदर ये प्लांट्स और एनिमल आपस में मिलके रहते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा इकोसिस्टम जो है ना वो मेंटेन होकर रहता है। ठीक है, आपने देखा कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं। ये सारी की सारी गैसेस जब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं तब जाके एक केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर बनाती हैं। यानी पूरे माहौल का जो एटमॉस्फेयर ये बनता है वो डिफरेंट गैसेस से बनता है। ये गैसेस कहाँ से मिलती हैं? ये गैसेस हमारे एनवायरनमेंट से, इन बायोडाइवर्सिटी से, इन प्लांट्स और एनिमल के अंदर इन गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस से मिलती है। ठीक है, रिसाइकलिंग कैसे होती है? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल एक बताया था कि जैसे ये प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स क्या करते हैं, जो हमारे मेजर एलिमेंट होते हैं नेचर के अंदर, 16 एलिमेंट होते हैं। नेचर के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? 16 एलिमेंट। ये जो 16 एलिमेंट होते हैं इनको ये क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। जब ये इनको यूज़ करेंगे, इनको एनिमल यूज़ करेगा, उसके बाद ये एनिमल यूज़ करेगा, जब इसकी डेथ होगी फिर फंजाई उसको डिकम्पोज करेगा, फिर उसके साथ ये क्या करेंगे प्लांट्स, ये जो 16 एलिमेंट्स हैं, इन 16 एलिमेंट को ज़मीन से वो रूट की मदद से एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज करने के बाद फिर रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है। तो ये भी एक बड़ा टूल है जो हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलता है। फर्टाइल रहती है, उसके अंदर आप जो भी चीज़ें वहाँ पर आप उगाना चाहते हो, चाहे वो प्लांट्स की हो। अब देखें, जैसे कि आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ना, तो फर्टिलाइज़र आप क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि आपकी फसल अच्छी हो, इस वजह से यूज़ करते हैं। अगर आपकी इनिशियली जो ज़मीन हो वो अच्छी तरीके से फर्टाइल हो, फिर आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। इस वजह से हम कहते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब ना करें। अगर आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे बायोडाइवर्सिटी को, प्लांट्स मौजूद होंगे, आपकी ज़मीन फर्टाइल होगी, तो इंशाल्लाह आपकी ज़मीन अच्छी तरीके से आपको बाय प्रोडक्ट्स देगी। तो ये फर्टाइल ज़मीन का बहुत बड़ा रोल होता है बायोडाइवर्सिटी में। क्लाइमेट चेंज के अंदर ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे इकोसिस्टम जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे इकोसिस्टम का डिस्टर्बेंस की वजह से रेनफॉल होती है, बहुत सारी रेन होती है, तूफान आते हैं, ज़िलज़िले आते हैं। ये क्यों आते हैं? इस वजह से आते हैं। ये टेम्परेचर हाई क्यों होता है? ये हीट स्ट्रोक्स क्यों आते हैं? इन सारा का रीज़न क्लाइमेट चेंज है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इकोसिस्टम का डिस्टर्बेंस है। ये डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट होता है? हम खुद क्रिएट करते हैं, हम स्पेशीज़ को ख़त्म करते हैं, हम चाहे वो प्लांट की स्पेशीज़ हो, एनिमल की स्पेशीज़ हो। मोस्टली प्लांट्स की आप अगर स्पेशीज़ को डिस्टर्ब करेंगे तो उसका रीज़न यही होगा कि ये क्लाइमेट चेंज होगा, इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा, आपका सर्वाइवल मुश्किल में हो सकता है जब रेनफॉल होगा, जब ये हीट स्ट्रोक होगा, जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा। इस वजह से कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज से बचें, अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाएं और उसमें अच्छा किरदार अदा करें। उसके बाद जब ये सारी बायोडाइवर्सिटी एक तरीके से मेंटेन रहेगी, अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगी, प्लांट की खूबसूरती होगी,
प्लांट इस नेचर को खूबसूरत बनाते हैं। उस प्लांट की हर स्पीशीज़ हमारे इस कंट्री में मौजूद होगी तो सारे के सारे जो सयाह होते हैं, घूमने वाले होते हैं, वो घूमने आएंगे, हर स्पीशीज़ पे रिसर्च करेंगे, हर स्पीशीज़ को चेकआउट करेंगे, तो उसकी वो फीस चार्ज करेंगे, पैसे चार्जेस करेंगे। तो उससे क्या होगा, उनके दो काम होंगे, एक तो वो घूमने आएंगे, दूसरा तो रिसर्च करेंगे, तीसरा हमें फ़ायदा होगा, हमारी कंट्री को फ़ायदा होगा, उससे इकोनॉमी भी उसकी बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि स्पीशीज़ को डिस्ट्रॉय ना करें, स्पीशीज़ को कंजर्व करें, बचाएं, ताकि हमारा जो कंट्री हो वो उस हवाले से तरक्की याफ्ता बने। ठीक है, तो और भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे कि एग्रीकल्चर का बड़ा फ़ायदा होता है। हमारे जो ये हम जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, इससे क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन ज़रख़ेज़ नहीं है। ज़रख़ेज़ बनाने के लिए बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट होता है, वो हमारे पास है नहीं। फिर हम कहते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत बड़ा कंट्री, अच्छा कंट्री है। हो सकता है इससे भी बड़ा अच्छा हो सकता है, इससे भी बड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन उसमें आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए, आप उसको मेंटेन करें। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है आपको। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारे जो नई आने वाली वीडियोज़ होंगी वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकती हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।